यस, वेलकम बैक। दिस इज मुनीश शर्मा फ्रॉम मुनीश शर्मा फिजिक्स क्लासेस। जैसा मैंने कमिट किया था आप लोगों को कि मैं वेव ऑप्टिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आज मैं अपना पहला लेक्चर लेकर आ रहा हूँ आपके लिए वेव ऑप्टिक्स के पर्सपेक्टिव में। और द थिंग इज, अब ये नर्सरी लेवल नहीं है। मैंने सभी ड्रॉपर्स को जो नीट और जेई देने वाले हैं, या 12th जो इस बार जेई और नीट देने वाले हैं जून में, अगर जून में हुआ तो उन लोगों के लिए मैंने कहा था, जो पीछे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 लेक्चर्स डाले हैं वो नर्चर लेवल के हैं, आप उन्हें ना देखें। और क्योंकि वो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो 11th से अभी 12th में आए हैं और अभी सीख रहे हैं। यस, अब आप आज के लेक्चर को सीरियसली ले सकते हैं। ये आपके जेई नीट के पर्सपेक्टिव में सारे बेसिक्स खोल के रखेगा और आपको बहुत सारी मदद दे पाएगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। एनीवे, जैसे कि मैंने आपको कहा था जल्दी जल्दी आएंगे, आपने भी देख लिया होगा 2-2, 3-3 दिन के गैप में ही अब वीडियोस आने शुरू हो गए हैं, बिकॉज अब हम इसको रूटीन का पार्ट बना रहे हैं। तो सीधा वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। एंड सीरियसली अपनी कॉपीज निकाल लें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ मेरी तरफ अपना पूरा ध्यान दे दें और इस टॉपिक को अपनी मुट्ठी में ले लें। आर यू रेडी? हाँ, ओके। सो सबसे पहले सर, ये वेव ऑप्टिक्स चैप्टर क्यों बनाया गया, जबकि रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बहुत पॉपुलर रहा है। 10th में भी हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा और वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा। तो ये वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर क्यों आया? तो उसके पीछे रीजन ये है कि रे ऑप्टिक्स पहले आया, और रे ऑप्टिक्स का जो इनिशियल फॉर्म था वो न्यूटन का कॉर्पुस्कुलर थ्योरी पे बेस्ड एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थी, और पूरे वर्ल्ड ने उसे कहीं ना कहीं मान लिया था, और काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी थी न्यूटन की उस ईरा में। तो कोई भी जब कोई एक ऐसी चीज़ न्यूटन बोल देता था या सामने रखता था तो सभी लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट से देखते थे। तो सब लोगों ने मान लिया कि हाँ, लाइट रे है, और कहीं रे ऑप्टिक्स को कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टैम्प मिल गया था, एक बड़ी एक्सेप्टेंस मिल गई थी। तो उस पर ना केवल एक्सेप्टेंस, उस पर काम शुरू हो गया था। लाइट को रे मानने लग गए थे, और लाइट को जब रे मानने लग गए थे तो उस पर इंस्ट्रूमेंट्स भी बन गए। और रे ऑप्टिक्स को यूज़ करके आप जानते हैं हम लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए थे उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स उस पर बेस बन गए थे। अब बात आती है कि फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, जो हाइजेंस नाम का साइंटिस्ट आया, जिसने वेव ऑप्टिक्स को सामने रखा और उसने कहा कि लाइट रे नहीं है, लाइट वेव है। और उसने उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स सामने रखे। उसने ये बताया कि अगर लाइट बैंड हो रही है, जब रिफ्रैक्शन के बाद वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पर लाइट की स्पीड उस मीडियम में थोड़ी सी कम हो गई है, इसलिए बैंडिंग हुई है। और ये उसने वेव ऑप्टिक्स के पर्सपेक्टिव में समझाया था, लेकिन तब भी कोई मानने को तैयार नहीं था। वो तो उसके बाद यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया इंटरफेरेंस का, जिसने लाइट को वेव मानकर एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद इसका प्रूफ भी और कुछ साइंटिस्ट ने दे दिया, और उसके बाद एक्सेप्टेंस हो गई कि लाइट रे नहीं है, लाइट वेव है। अब बात आती है कि आज भी हम फिर रे ऑप्टिक्स क्यों पढ़ते हैं जब लाइट रे है ही नहीं, लाइट वेव है। एक्चुअली आज भी रे ऑप्टिक्स इसलिए सही है क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, और लाइट की वेवलेंथ इतनी कम है कि अगर मैं उसे रे मानकर अपने एक्सपेरिमेंट्स करता हूं तो बहुत बड़ी एक्यूरेसी में सब कुछ सही रहेगा। तभी तो लाइट को जब रे माना तो भी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की जो एक्यूरेसी थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है। अगर हम उसे रे की तरह ट्रीट करेंगे तो भी बहुत बड़ी एक्यूरेसी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ तक एक पर्सपेक्टिव हो गया कि लाइट रे नहीं है, लाइट वेव है। फिर भी रे ऑप्टिक्स आज भी चल रहा है क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है,
और लाइट को रे मानकर जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनमें काफ़ी एक्यूरेसी फिर भी मेंटेन रही। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, आगे जाकर आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे या आप लोगों ने पढ़ ही रखा है कि लाइट वेव ही नहीं, लाइट में एक और नेचर है कॉल्ड पार्टिकल नेचर। जब भी लाइट और लाइट के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वो अपने वेव नेचर को सामने रखती है, और जब भी लाइट और किसी बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वो अपने पार्टिकल नेचर को सामने रखती है। मतलब लाइट के अंदर दोनों नेचर है, इसीलिए कहते हैं लाइट हैज डुअल नेचर। सो जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट हो गई, लाइट कैसी है, लाइट हैज डुअल नेचर, इट हैज बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। और हम इस चैप्टर में उसके वेव नेचर को पढ़ रहे हैं। क्या पहली चीज, जब हमने लाइट को रे माना था हमने रिफ्लेक्शन को समझा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस हमने देखे थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखे थे। सो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रे ऑप्टिक्स में आपने देखा होगा हम लोगों ने इसे एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी एक्यूरेसी में। लेकिन वेव ऑप्टिक्स के इस चैप्टर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो प्रूव हो ही जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो प्रूव हो ही जाएगा, इसके अलावा कुछ नए एस्पेक्ट्स भी आ जाएंगे जो रे ऑप्टिक कभी भी प्रूव नहीं कर पाया, और वो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। सो वेव ऑप्टिक्स के आने के बाद ये तीन और फेनोमेनाज हैं, इसकी भी एक्सप्लेनेशन आ गई जो कि रे ऑप्टिक्स कभी नहीं कर सकता। और वो तीन नए फेनोमेनाज कौन कौन से हैं और जो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे वो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। सो सब कुछ भूल जाओ जो मैंने अभी बताया, हल्का सा ये अब आपके दिमाग में एक लिंक बनाने के लिए ये इनिशियल स्टोरी बतानी पड़ेगी जिससे आप समझ पाए कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। हम रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स पे आ चुके हैं और हम वेव ऑप्टिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। और लाइट रे नहीं है, लाइट वेव है, और लाइट वेव है जब माने तो रिफ्लेक्शन हाँ प्रूव कर सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो अब सीधा मुद्दे पे आ जाएं। सर वेव ऑप्टिक्स में सोचना कैसे शुरू करना है? यार वेव ऑप्टिक्स में अगर आप सोचना शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वेव फ्रंट क्या है। तो आपकी स्टार्टिंग जो होगी वो होगी कि वेव फ्रंट किसे कहते हैं। हाँ, हिंदी में जो कई बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में काफ़ी कह रहे हैं कि सर अपने वीडियोस हिंदी मीडियम में भी बनाएं, तो मैं आपको बता देता हूँ वेव फ्रंट को हिंदी में तरंगाग्र कहते हैं। तो हम तरंगाग्र के बारे में बात कर रहे हैं, हम वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 2 मिनट ये बताऊंगा कि वेव फ्रंट क्या चीज़ है, सो दैट पूरे चैप्टर में जब भी वेव फ्रंट आए तो आपको अजीब अजीब सी फीलिंग ना आए, आप रिलेट कर पाए। बहुत जरूरी है इस चैप्टर में वेव फ्रंट के साथ दोस्ती करना। सो ध्यान से सुने यार, इमेजिन करो एकदम शांत तालाब है एक, है ना, और एक शांत तालाब जिसके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। आपने एक कंकड़ को उसके अंदर छोड़ा, जैसे ही वो कंकड़ उसकी सरफेस पे पहुंचा और डुड़ुक करके अंदर चला गया, आप जानते हैं सरफेस पे जो पार्टिकल होगा उस तालाब के, जो तालाब है वही तो मीडियम है, और उस मीडियम के सरफेस पे जो पार्टिकल होगा वो इस पत्थर के कारण या इस कंकड़ के कारण वो भी नीचे जाएगा। लेकिन एक पानी या एक तालाब के जो हमारा पानी है उस तालाब का, उसमें इलास्टिसिटी होती है, और इलास्टिसिटी के कारण ये जो कण है, जो पानी का जो पार्टिकल है जो नीचे को गया है वो बहुत देर तक नीचे नहीं जा पाएगा, उसे वापस जाना है अपने सरफेस पे इलास्टिसिटी के कारण। आपने देखा होगा जो भी इलास्टिक होते हैं जब हिलाते हैं तो वापस वो अपनी पुरानी पोजीशन पे जाना चाहेंगे। ऐसे ही मीडियम में इलास्टिसिटी होती है, और इसीलिए जो पार्टिकल उस कंकड़ के साथ नीचे गया वो पार्टिकल वापस अपने सरफेस पे जाना चाहेगा इलास्टिसिटी के कारण। और जब वो इलास्टिसिटी के कारण वापस सरफेस पे जाना चाहेगा, क्योंकि उसके पास इनर्शिया भी है, उसमें मास भी है, वो अपनी मीन पोजीशन या कहीं सरफेस पे पहुंचकर रुक नहीं पाएगा और ओवरशूट कर जाएगा और ऊपर चला जाएगा। और जब वो ऊपर चला जाएगा तो फिर से उसके साथ वही पुरानी प्रॉब्लम आ जाएगी
इलास्टिसिटी के कारण उसे वापस सरफेस पे पहुंचना है और वो अपनी बैकवर्ड जर्नी इलास्टिसिटी के कारण करेगा। और एक बार फिर से क्या होगा, वो वापस मीन पोजीशन मतलब सरफेस पे पहुंचेगा, लेकिन क्योंकि उसके पास इनर्शिया है और आप जानते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन है, इसके कारण वो वहाँ रुक नहीं पाएगा और फिर से अंदर चला जाएगा और इस तरह से वो वाइब्रेशन एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। सो हमें एक वाइब्रेशन देखने को मिलेगी उस पार्टिकल की जिसको हमने इनिशियली डिस्टर्ब किया। सो जब हमने कंकड़ को उस शांत तालाब में फेंका, जिस पार्टिकल को उसने ऑसिलेट किया, और ऑसिलेशन के पीछे रीजन आपको पता है इलास्टिसिटी थी और इनर्शिया थी। इलास्टिसिटी और इनर्शिया के कारण उसका वाइब्रेशन शुरू हो गया। लेकिन आप जानते हैं जब वो नीचे जा रहा होगा या ऊपर को जा रहा होगा, वो अपने चारों ओर के पार्टिकल्स को भी डिस्टर्ब कर रहा होगा। जब वो नीचे को जा रहा होगा, मान लीजिए अगर मैं इस कण की बात कर रहा हूं जो नीचे को जा रहा है, तो ये अपने चारों ओर जितने भी कण हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनको भी पुश कर रहा होगा नीचे चलो। हाँ, खुद लीडर के रूप में आगे चल रहा होगा और ये पीछे फॉलोअर्स के रूप में थोड़ा सा फेज डिफरेंस के साथ फॉलो कर रहे होंगे। यस, मैंने वर्ड फेज डिफरेंस यूज किया, हिंदी माध्यम में इसे हम कहेंगे कला अंतर। तो जो बाकी के जो साइड वाले पार्टिकल्स हैं वो कुछ कला अंतर या कहें फेज डिफरेंस है। नीचे को जाना शुरू करेंगे। तो हमें पता लगा जो पहला वाला पार्टिकल था, जो सोर्स था डिस्टरबेंस की, वो नीचे को जा रहा है और उसके आसपास वाले जो नेबरिंग पार्टिकल्स थे उनको उसने डिस्टर्ब किया और अपने मोशन को फॉलो करने के लिए उसने उन्हें बाध्य किया, कंपेल किया। तो ऐसे में क्या हुआ कि मेन वो नीचे को जा रहा है, अपने आसपास के पार्टिकल्स को भी नीचे को जाने के लिए वो कंपेल कर रहा है, जो कि डेफिनेटली थोड़े से फेज डिफरेंस पीछे चल रहे होंगे, क्योंकि वो थोड़ा आज जब आगे होगा तो ये थोड़े से पीछे होंगे। या इसे पूरा समझाऊं तो जब ये मीन पे है और नीचे को मूव करना शुरू हुआ, आसपास वाले तो अभी मूव भी नहीं हुए। जब ये थोड़ा नीचे पहुंचा तो ये मूव करना शुरू कर रहे हैं अपने मीन पोजीशन से। जब ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया तो ये कहीं बीच में पहुंचे होंगे, और जब ये वापस मीन पे पहुंचा तो ये एक्सट्रीम पे पहुंचे, और जब ये मीन से भी ओवरशूट कर गया होगा तो ये मीन पे पहुंचे। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जो लीडर को ये थोड़े थोड़े फेज पे फॉलो कर रहे हैं और इन सब का फेज एक नहीं है। हाँ, ये जो पार्टिकल्स हैं इनका फेज एक है और उस मेन लीडर से उनमें कुछ फेज डिफरेंस है। ऐसे ही क्या होगा, ये जो फॉलोअर्स हैं, ये फॉलोअर्स भी अपने आसपास वाले जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे होंगे और अपने मोशन को रेप्लिकेट करने के लिए या दोहराने के लिए कंपेल कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली जब ये नीचे जा रहे होंगे तो अपने आसपास वाले नेबरिंग जो पार्टिकल्स हैं उन्हें नीचे पुश कर रहे होंगे। तो फिर अब ये लीडर्स बन गए और ये जैसे जैसे जा रहे हैं इनके पीछे वाले उनके थोड़े से फेज डिफरेंस के साथ वो भी इनके मोशन को कॉपी करने लग जाएंगे, और ये जो अब फॉलोअर्स हैं ये लीडर्स बन जाएंगे और इसके आसपास जो नेबरिंग है उनके साथ ये होगा, फिर वो लीडर्स बन जाएंगे और इस तरह से पूरे तालाब में ये डिस्टर्बेंस फैल जाएगी। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ऐसे में लीडर का चलना, उसके फॉलोअर्स का चलना, उसके फॉलोअर्स के फॉलोअर्स का चलना, उनके फॉलोअर्स के फॉलोअर्स का चलना, और इस तरह से डिस्टरबेंस का पूरे के पूरे तालाब में फैल जाना। पहले वाले लीडर से कुछ फेज डिफरेंस कालांतर के बाद उसके फॉलोअर्स, उन फॉलोअर्स से कुछ फेज डिफरेंस के बाद उसके फॉलोअर्स, और इस तरह से फेज डिफरेंस के साथ साथ आगे वाले फॉलोअर्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन। लेकिन अगर आप देखें तो मेन जो पार्टिकल है और उसके जो फॉलोअर्स थे, जो पहला वाला ग्रुप था फॉलोअर्स का, वो सारे फॉलोअर्स एक साथ नीचे जा रहे हैं, एक साथ ऊपर जा रहे हैं, मतलब उनका एक ही फेज है। और इन फॉलोअर्स के जो फॉलोअर्स थे, वो जो ग्रुप था, उनका भी फेज डिफरेंस एक ही है, वो एक साथ नीचे जा रहे हैं, एक साथ ऊपर जा रहे हैं। हाँ, ये अलग है, वो अपने लीडर ग्रुप के से थोड़े फेज डिफरेंस पे हैं, थोड़ा पीछे हैं, हर बार थोड़ा पीछे रहते हैं, क्योंकि जब ये एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं ये अभी पहुंचे नहीं होते, जब वो वापस जा रहे होते हैं ये एक्सट्रीम पे पहुंचे होते हैं, जब ये मीन पे पहुंचते हैं तो ये थोड़ा पीछे
पहुंच जाते हैं। जब ये मीन को पार करके ऊपर चले जाते हैं, ये मीन तक पहुंच जाते हैं। वो जब ऊपर वाले एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं तो ये थोड़ा उसके पास पहुंच जाते हैं। वो जब वापस आ रहे होते हैं तो ये एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। मतलब ये थोड़े फेज डिफरेंस के साथ अपने आगे वालों को फॉलो कर रहे हैं। तो वो सारे पार्टिकल्स जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, वो सारे पार्टिकल्स का लोकस, वो सारे पार्टिकल्स का लोकस जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर रहे हैं, सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, वो बनाते हैं एक वेव फ्रंट, वो बनाते हैं एक तरंगाग्र। तो वो जो पहले वाला समूह था जो एक साथ चल रहा है, वो है पहला वेव फ्रंट, और उनके पीछे दूसरा समूह जो एक ही फेज में ऑसिलेट कर रहा है, वो है दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा वेव फ्रंट, चौथा वेव फ्रंट, पांचवा वेव फ्रंट। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे वेव फ्रंट क्या चीज है, तरंगाग्र क्या है। तो वो सारे कण, वह समूह कणों का जो एक ही कला में दोलन करें, और वो सारे पार्टिकल्स जो एक ही फेज में ऑसिलेट करें, उन्हें हम कहते हैं वेव फ्रंट। ये मेरा पहला एस्पेक्ट हो गया, वेव फ्रंट हमें समझ में आ गया। सो हमें जो सबसे पहली चीज समझ में आई वो है वेव फ्रंट। ये लोकस है किसका, पार्टिकल्स का। जो सेम फेज में, समकला सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो हमें पता लगा वेव फ्रंट लोकस है उन पार्टिकल्स का जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। ये पहला टॉपिक खत्म, और बहुत जरूरी है इस शुरुआत की। अब आप समझ गए होंगे वेव फ्रंट क्या चीज है। आगे चलते हैं। जैसे वेव फ्रंट्स के बारे में पता लग गया, हमें तरंगाग्र के बारे में पता लग गया, तो अब बात आती है कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, और उसके प्रिंसिपल के तहत किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वेव फ्रंट्स। तो हमें देखना है अब हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है और कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वेव फ्रंट्स हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार। सो हाइजेंस प्रिंसिपल, अगर मैं हाइजेंस प्रिंसिपल की बात करूंगा तो हाइजेन ने जो अपना प्रिंसिपल दिया, उसने 2 पॉइंट्स दिए। उसमें जो पहला पॉइंट दिया उसने वेव फ्रंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसने कहा एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट। जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, जिसको भी आप देखकर बाकी वेव फ्रंट बनाने वाले हैं, वो प्राइमरी वेव फ्रंट है। जिस टीचर को देखकर आप आगे की पढ़ाई करने वाले हैं, वो आपका प्राइमरी टीचर है। जब सबसे पहले आपने प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिया, उसके बाद सेकेंडरी टीचर्स आए, तो वैसे ही वो जो पहला वेव फ्रंट था, जिसको देखकर अब आपको आगे के वेव फ्रंट्स के बारे में इमेजिन करना है कि वो कैसे होंगे, वो प्राइमरी वेव फ्रंट होगा। और उस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो हर एक पार्टिकल या हर एक पॉइंट एक फ्रेश सोर्स होगा डिस्टरबेंस का। तो वो एक फ्रेश सोर्स होगा डिस्टरबेंस का, और ये डिस्टरबेंस चारों ओर ट्रैवल करेगी विद स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हम यहाँ लाइट चैप्टर कर रहे हैं, और ये जो हर एक पॉइंट सोर्स है वो लाइट का ही पॉइंट सोर्स है। और ये जो हर एक पार्टिकल है, ये लाइट की स्पीड से चारों ओर ट्रैवल करेगी, और चारों ओर ट्रैवल करेगी लाइट की स्पीड से। और लाइट की स्पीड कौन सी, उस मीडियम में, क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इसलिए जो भी लाइट की स्पीड उस मीडियम में है, उससे वो चारों ओर ट्रैवल करेगी और बनाएगी सेकेंडरी वेवलेट। और क्या बनाएगी, सेकेंडरी वेवलेट। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे, इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम उनके टेंजेंट बनाएंगे, तो उन टेंजेंट्स को मिलाकर हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाएगा।
और इस तरह से हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। अगर हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट उपस्थित है, हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अगर आपके पास कभी भी प्राइमरी वेव फ्रंट है तो हाइजिन कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। हर पॉइंट जो प्राइमरी वेव फ्रंट में है वो एक फ्रेश सोर्स बनेगा, स्रोत बनेगा डिस्टर्बेंस का, विक्षोभ का, जो कि ट्रैवल करेंगे हर डायरेक्शन में उस मीडियम में, विद स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। लाइट की जो भी स्पीड होगी उस मीडियम में, उस स्पीड से ये डिस्टर्बेंस चारों ओर ट्रैवल करेंगे, जिससे एक सेकेंडरी वेवलेट बनाएंगे वो। हर एक के सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाएंगे, और वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाएंगे उनके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो टेंजेंट्स होंगे, वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाएंगे उनके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो टेंजेंट्स हो जाएंगे, टेंजेंट्स मतलब हिंदी में स्पर्शीय रेखा। जो भी स्पर्शीय रेखाएं होंगी उन सबको मिलाकर सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा, और इस तरह से प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट हमें मिल जाएगा। तो जो मैंने बोला उससे आप 20-30% रिलेट कर गए होंगे, लेकिन जब मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है, और अगर ये वेव फ्रंट है, तरंगाग्र है, प्राथमिक तरंगाग्र है, प्राइमरी वेव फ्रंट है, तो इस पे जितने भी पॉइंट हैं, हाइजेन ने बोला कि वो फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बनेंगे। मान लीजिए इस पे ये पॉइंट है, एक ये। वैसे तो उसने सारे पॉइंट बोले, मैं कुछ उनमें से चुनकर दिखाना चाहूंगा। तो मान लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं, और हाइजेन ने क्या बोला, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। उसने बोला कि हर एक बिंदु इस प्राथमिक तरंगाग्र में एक नया विक्षोभ का केंद्र बनेगा, का स्रोत बनेगा। तो हमें पता लगा ये भी डिस्टर्बेंस का सोर्स बनेगा, ये भी हर पॉइंट जो इसमें है प्राइमरी वेव फ्रंट में वो सोर्स बनेगा डिस्टर्बेंस का, और ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगी हर डायरेक्शन में, इधर भी, 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 इधर भी। और क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूं तो 2 डायमेंशनली बना रहा हूं, एक्चुअली वो सारी डायरेक्शन मतलब 3 डायमेंशनली, मतलब अगर ये पॉइंट होता तो इधर भी, 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 मतलब हर तरफ। बोर्ड पे सिर्फ ऐसे दिख रहा है, लेकिन इधर भी, जो मैं नहीं बना सकता, अंदर को भी, उधर को भी, उधर को भी, सारे के सारी डायरेक्शन में ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगी। किससे? विद स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जो भी यहां मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड से ये मूव करेंगे। तो टी टाइम में मान लो किसी टी टाइम में यहां से लाइट यहां पहुंची, मतलब डिस्टर्बेंस यहां पहुंची, और यहां से यहां पहुंची, और यहां से यहां पहुंची, यहां से यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम मान लो c है और टी टाइम है, तो उसने डिस्टेंस s ट्रेवल किया होगा हर जगह, और अब वो यहां पहुंच गई। इसका मतलब s रेडियस का, ये s रेडियस का जो कि ct के बराबर है, एक स्फीयर बन गया होगा, एक गोला बन गया होगा। तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो स्पीड है वो है लाइट की स्पीड उस मीडियम में, मान लो c और t टाइम। तो t टाइम में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ct हर जगह पे, तो ct रेडियस का एक स्फीयर बन जाएगा। उस स्फीयर पर वो डिस्टर्बेंस पहुंच गई। तो इस समय सारी डिस्टर्बेंस इस स्फीयर के ऊपर पहुंच गई है। वैसे ही t टाइम में इसकी भी डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर चुकी है और ct स्फीयर के ऊपर पहुंच गई है। यहां भी ऐसा ही हुआ, यहां भी ऐसा ही हुआ, यहां भी ऐसा ही हुआ, यहां भी ऐसा ही हुआ। सो हमें पता है हर जगह पे ct रेडियस के स्फीयर के
ऊपर पहुंच गई डिस्टरबेंस। अब प्राइमरी वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल्स जितने भी पॉइंट्स थे उनकी डिस्टरबेंस अब स्फीयर पे पहुंच गई है। तो पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद कहा ये जो स्फीयर्स बन गए इसी का नाम उसने सेकेंडरी वेवलेट्स कहा। यही सेकेंडरी वेवलेट्स है और कहता है इन सेकेंडरी वेवलेट्स में फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट 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 और इन टेंजेंट्स को जोड़ दो, इन टेंजेंट्स को जोड़ दो कहता है, और हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल गया, द्वितीयक तरंगाग्र मिल गई। सो ये प्राइमरी वेव फ्रंट पता था और उससे हमने सेकेंडरी वेव फ्रंट बना दी और ऐसे और भी बना सकते। अब इसको प्राइमरी मानकर एक और सेकेंडरी बना सकते थे और ऐसे हम वेव फ्रंट्स बनाते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये प्राइमरी, अगला सेकेंडरी, ये सेकेंडरी प्राइमरी बन जाएगा, एक और सेकेंडरी, और ये होंगे एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट बनाना, दूसरी वेव फ्रंट से तीसरी वेव फ्रंट बनाना, और इस तरह से हमें आ गया कैसे वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट की जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताया। थोड़ा सा फिर से एक बार पीछे कर थोड़ा तेज स्पीड में सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगा ऐसा। अब अगर हम इसकी रिवीजन करें तो मान लीजिए अगर ये होता प्राइमरी वेव फ्रंट, अगर ये होता प्राइमरी वेव फ्रंट तो इस पे जो हर पार्टिकल है वो फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस बनता और वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करता स्पीड ऑफ लाइट से, और ऐसे वेवलेट्स बनते, ऐसे वेवलेट्स बनते, सेकेंडरी वेवलेट्स बनते। सो ये स्फेरिकल गोलाकार द्वितीयक वेवलेट्स बनते। इनका रेडियस सबका ct, जहां c स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में, और अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। तो ये t टाइम में डिस्टर्बेंस इस गोले पे पहुंच गया, 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 इन स्फीयर्स पे डिस्टर्बेंस पहुंच गई है। और वो डिस्टर्बेंस शुरू कहां से हुई थी? यहां पे। और ये सारे पॉइंट कहां पे थे? प्राइमरी वेव फ्रंट पे। तो प्राइमरी वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट एक डिस्टर्बेंस का सोर्स बना जो स्पीड ऑफ लाइट से चारों ओर ट्रैवल किया और इस समय स्फीयर के सरफेस पे पहुंच गई है वो डिस्टर्बेंस। आगे की डायरेक्शन में इन पे टेंजेंट बनेंगे, स्पर्शीय रेखा बनेगी, और इन स्पर्शीय रेखाओं को जोड़ेंगे। आपको पता है ये गोले सेम रेडियस के बनेंगे ct। तो ये हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट, और हमने हाइजेन प्रिंसिपल लगाकर सेकेंडरी वेव फ्रंट बना लिया और हमें कंस्ट्रक्ट करना आ गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। मुझे लगता है ये टॉपिक भी खत्म। जैसे हमें ये टॉपिक भी समझ में आ गया, अब बात आती है एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया होगा और सबको आता होगा। स्टिल मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि यहीं से सब कुछ, सब बेसिक्स क्लियर होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर लाइट का पॉइंट सोर्स है, अगर लाइट का पॉइंट सोर्स है तो अगर प्रकाश का बिंदु स्रोत है तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा? वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे? मतलब जो पहला सोर्स है लाइट का वो एक पॉइंट सोर्स है। डेफिनेटली अगर पॉइंट सोर्स है तो जो लाइट की रेज होंगी वो चारों ओर ऐसे जाएंगी। अगर रेज होती, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट हमेशा रेज के परपेंडिकुलर होगा। तो वेव फ्रंट यहां पर परपेंडिकुलर, यहां पर परपेंडिकुलर, यहां पर परपेंडिकुलर, तो कैसा होगा? स्फेरिकल। क्योंकि ये जो पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स के कारण जो पहला वेव फ्रंट बनेगा स्फेरिकल, उससे जो बनेगा अगला वो स्फेरिकल, स्फेरिकल, तो एक्चुअली स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। सो हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा, गोलाकार तरंगाग्र मिलेगा। और रेज जो होती हैं वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। इसलिए अगर हमारे पास रेज हो, अगर हमारे पास रेज हो तो हम वेव फ्रंट बना सकते हैं। अगर हमारे पास वेव फ्रंट्स हो तो हम रेज बना सकते हैं। और आपको पता है
ये भी एक रिलेशन है कि रेज हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगे, जो प्रकाश किरणें हैं वो हमेशा तरंगाग्रों के लंबवत होगी। ये हिंदी माध्यम के लिए मैंने साथ में एक कथन बोल दिया। एनीवे, let us come back to this particular part जहां पर हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट, सो लाइट के पॉइंट सोर्स के कारण कैसा वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलाकार तरंगाग्र। और वहीं पर अगर हम बात करें, अगर लाइट का लीनियर सोर्स हो, पॉइंट की जगह लीनियर सोर्स हो, और लीनियर होता है रेखीय, अगर रेखीय स्रोत है, तो अगर लाइट एक लाइन के रूप में है, तो ऐसे में हमें जो सबसे पहला वेव फ्रंट मिलेगा वो ये वाला सिलेंडर ये वाला सिलेंडर, ये पहला वेव फ्रंट। और फिर उसके बाद आप जानते हैं रे ऐसे जा रही होगी, आप जानते हैं रे ऐसे जा रही होगी, तो इस सिलेंडर पे और इस प्राइमरी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के कारण एक और जो बनेगा वो ये होगा, इसके कारण जो एक और बनेगा वो ये होगा, और इसके कारण जो एक और होगा। और आपको पता है ये जो वेव फ्रंट्स है वो कौन से हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। तो अगर लीनियर सोर्स है, अगर रेखीय स्रोत है, तो कैसा बनेगा, आपको पता है बेलनाकार तरंगाग्र होगा। तो हमें पता है स्फेरिक, तो ऐसे में सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। लाइट रेज हमेशा हर जगह पे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगे, हर जगह पे लाइट रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगे, जो प्रकाश किरणें हैं वो हर जगह पे तरंगाग्र के लंबवत होंगी। आप समझ गए होंगे, रेज हर जगह पर वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, रेज हर जगह पर वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो यहां से पता लगा पॉइंट सोर्स है तो उसके कारण स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं, और वहीं पर लीनियर सोर्स है तो उसके कारण सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं। अब बात आती है एक पॉइंट सोर्स। वैसे जनरली वेव फ्रंट्स को हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं, तो आप भी चाहें तो डॉटेड से भी बना सकते हैं। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं। अगर इस पॉइंट सोर्स से बहुत दूर चले जाएं, तो ये जो स्फेयर है वो फ्लैट होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा और फ्लैट हो जाएगा और प्लेनार बन जाएगा और प्लेन वेव फ्रंट दिखने लग जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। अगर लीनियर सोर्स है लाइट का, तो ये जो सिलेंडर है अगला वेव फ्रंट, और ऐसा बहुत दूर जो सिलेंडर होगा उस सिलेंडर का जो हिस्सा हम देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, अगेन प्लेन वेव फ्रंट। इसका मतलब पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स, अगर लाइट का पॉइंट सोर्स है या लीनियर सोर्स है और अगर उससे बहुत डिस्टेंस दूर हम चले जाएं, तो जो उसका वेव फ्रंट दिखने लग जाता है वो स्फेरिकल की जगह प्लेन दिखने लग जाता है, वो सिलेंड्रिकल की जगह प्लेन दिखने लग जाता है। मुझे इस लेवल पे ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल कहीं किसी को डाउट ना रह जाए, इसलिए ये स्फेयर पहला, ये दूसरा। जैसे जैसे स्फेयर बड़ा होता जाएगा, क्या स्फेयर का रेडियस जितना बड़ा हो जाएगा उतना वो फ्लैट होता जाएगा, जितना रेडियस छोटा होगा उतना वो कर्व्ड दिखेगा, तो जितना कम रेडियस होगा उतना वो कर्व्ड दिखेगा, उतना वक्रीय दिखेगा। और जैसे जैसे हमें पता है कि ये स्फेयर बड़ा होता जाएगा, उतना अगर हम देखेंगे तो फ्लैट दिखेगा। इसलिए रेडियस बढ़ने पर उसकी जो कर्वेचर है, उसका जो कर्व पार्ट है वो उतना फ्लैटिश हो जाता है और वो थोड़ा फ्लैट दिखने लग जाता है। तो समझ गए होंगे कि रेडियस बढ़ने पर या जितना बड़ा स्फेयर होगा उतना हम देखेंगे तो उतना उसके अंदर का जो कर्व्ड पार्ट है, जो उसका कर्वेचर है, वो कम दिखेगा और हमें वो फ्लैट दिखेगा। मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। वैसे ही सिलेंडर, आपको पता है सिलेंडर जितना बड़ा सिलेंडर होगा उस पे अगर हम जब देखेंगे तो बहुत बड़ा सिलेंडर होगा, जब तो उसके पास से देखेंगे तो वो वाला पार्ट फ्लैट दिखेगा,
और फ्लैट दिखेगा तो प्लेनर वेव फ्रंट। तो लीनियर सोर्स और पॉइंट सोर्स के कारण बहुत दूर चले जाए तो हमें कैसा वेव फ्रंट मिलता है? प्लेन वेव फ्रंट। ये भी अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो बिंदु स्रोत प्रकाश का या रेखीय स्रोत प्रकाश का, उसके कारण जब तरंगाग्र देखेंगे बहुत दूरी पर तो वो हमें कैसा दिखेगा? समतल तरंगाग्र दिखेगा, जो कि पहले कैसे थे? गोलाकार, या कैसे थे? बेलनाकार। वही समतल दिखने लग जाएंगे। ये मेरा ट्रिब्यूट है उन सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जो अलग अलग गांव में या ऐसी जगहों पे जहां पर नेट की प्रॉब्लम है। आप ध्यान से सुनते जाइए। जैसे ये भी हमें पता लगा, तो अगली चीज जो आती है, सर वेव फ्रंट्स के बारे में पता लग गया कि कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। अब आप ये बताइए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, कैसे वेव ऑप्टिक्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाएगा? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, अगर आप उसे समझना चाहते हैं किससे? वेव फ्रंट से या वेव नेचर से या कहें हाइजन प्रिंसिपल से, तो हमें हाइजन के प्रिंसिपल से समझाना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की परावर्तन के जो नियम है वो कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं पूरा डिटेल तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये नीट और जेई के पर्सपेक्टिव में है, लेकिन उसके मेन हिस्से में कहीं नहीं मिस करूंगा। तो ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें प्रूव क्या करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को बराबर प्रूव करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। हमें आपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर सिद्ध करना है। एनीवे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हमें बराबर प्रूव करना है। यहां से हमारे पास इंसिडेंट लाइट है जो ऐसे आई, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट है जो ऐसे गई। ये नॉर्मल है, I इक्वल टू आर, और ये हमने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको पता है, उसकी भी क्लास आने वाली है। रे ऑप्टिक्स भी पढ़ा रहा हूं मैं, आपको पता है। यस, एनीवे, ये रे इंसिडेंट रे, ये रे रिफ्लेक्टेड रे, रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा। लेकिन कौन सा चैप्टर चल रहा है? वेव ऑप्टिक्स। और अगर वेव ऑप्टिक्स चल रहा है तो जो बात आती है, आपको पता है रे के परपेंडिकुलर होती है वेव। तो अगर ये रेज है इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, तो इनके परपेंडिकुलर होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट इनके परपेंडिकुलर। क्योंकि मैंने अभी समझाया था आपको, रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर या कहीं वेव फ्रंट रेज के परपेंडिकुलर। तो अगर रेज ऐसे हैं, अगर किरणें ऐसी हैं, तो तरंगाग्र उनके लंबवत। तो हम लोगों ने डॉटेड बना देता हूं क्योंकि उससे हमेशा पता रहेगा कि ये वेव फ्रंट बनी है। तो ये हमें वेव फ्रंट है, और ये वेव फ्रंट कौन सा है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब जरा ध्यान से देखना, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। जो इंसिडेंट रे थी और जो नॉर्मल था, उसके बीच का एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल और इसके बीच में आई, तो याद रखना इस रे के परपेंडिकुलर इंसिडेंट वेव फ्रंट और इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल में भी आई होगा। क्योंकि अगर दो लाइंस के बीच में आई एंगल है तो उनके दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी आई होगा। मतलब अगर ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में आई एंगल है, इसको भी 90 घुमा दिया और इसको भी 90 घुमा दिया, तो फिर से एंगल आई रहेगा ना। तो अभी इन दोनों के बीच में कितना है? आई। अगर इसको 90 घुमा दिया और इसको 90 घुमा दिया तो ये ऐसे हो गए, तो ये ऐसे हो गए, इसमें भी आई रहेगा। क्योंकि आपको पता है जो रे है उसके परपेंडिकुलर कौन हो गया? वेव फ्रंट। और जो नॉर्मल था उसके परपेंडिकुलर कौन हो गया? हॉरिजॉन्टल, और आई रहेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। वैसे ही हाइजन ने क्या कहा था? इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है वो फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बन जाएंगे और वो आगे को चलेंगे और उससे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
तो डेफिनेटली जब हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर कहीं ऐसे करके हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाएगा। और ये कौन सा होगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पूरा नहीं समझा रहा मैं, लेकिन जो जरूरी है उतना बता रहा हूं। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये आपतित तरंगाग्र, ये परावर्तित तरंगाग्र, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, डेफिनेटली यार होगा। सो हम प्रूव कर पाएंगे, जब ज्योमेट्री लगाते तो हम प्रूव कर पाएंगे I इक्वल टू आर। और अगर हल्का सा कंस्ट्रक्शन समझना चाहते हैं तो ये वाला पॉइंट जितने टी टाइम में अगर यहां पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट टी टाइम में अभी यहां पहुंचेगा, तो यहां पर जो पॉइंट है टी टाइम में इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसलिए टी टाइम में यहां पर अगर हम लोगों ने एक प्रोटेक्टर का एक्सिस ले लिया और इतना डिस्टेंस का एक आर्क बना लिया, तो टी टाइम में ये यहां पहुंचेगा। तो टी टाइम में यहां का डिस्टर्बेंस यहां पहुंचा और यहां का डिस्टर्बेंस यहां पहुंचा, इनके टेंजेंट्स को मिलाया और हमें इंसिडेंट वेव फ्रंट का रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल जाएगा। और ये मैंने हल्का सा शॉर्ट में बताया, आप उसके लिए डिटेल्ड पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी नीट और जेई के पर्सपेक्टिव में मैं ये पूरे प्रूव्स और ये सब नहीं करा सकता, आप समझ सकते हैं। तो यहां से हमें पता लगा यस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा किसके लिए? वेव फ्रंट्स के लिए। और रेज के लिए आपको पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रेज के लिए, और वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रूव कर सकते हैं I इक्वल टू आर। और हम लोग को प्रूव कर लिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और साथ साथ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, सभी एक तल पे भी लाई करेंगे, उपस्थित होंगे। तो इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर सकता है वेव ऑप्टिक्स। तो एक चीज पता लगी, जैसे हम लोगों ने ये भी पता लगा, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन, अब अपवर्तन के नियम को भी हमें प्रूव करना है वेव ऑप्टिक्स से, या कहें वेव फ्रंट से, या कहें हाइजन के द्वारा। तो ऐसे में हम लोगों ने ये मीडियम का इंटरफेस ले लिया, ऊपर मीडियम 1, नीचे मीडियम 2। यस, ये रहा हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट, ये रहा हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। डेफिनेटली रेज ऐसे होंगी, ये रेज जो इसके परपेंडिकुलर होंगे। दो ले लेता हूं, ये इंसिडेंट रेज और ये जो इंसिडेंट रेज है उसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट वेव फ्रंट। डेफिनेटली जो इनका एंगल होगा यहां पर I, वही एंगल होगा यहां पर I। ये मैं समझा चुका हूं आप लोग को। अब फिर से मुझे क्या करना है भाई, मुझे सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना है, या कहीं मुझे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाना है, या कहीं मुझे अपवर्तित तरंगाग्र बनाना है, जब हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट प्रेजेंट है। इंसिडेंट वेव फ्रंट हमारे पास है, हमें रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट चाहिए जो दूसरे मीडियम में होगा। तो ये रे अब इसके बाद ट्रैवल करेगी दूसरे मीडियम में, और ये रे अभी भी इसी मीडियम में। तो मान लो जितने समय में वो इसी मीडियम में यहां से यहां पहुंची, तो वो टी टाइम में कितना पहुंची होगी? जो भी यहां पर लाइट की स्पीड होगी, मान लो v1 इंटू टी टाइम में v1 टी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसने। तो यहां पर जो ये पॉइंट है, इसकी डिस्टर्बेंस ने टी टाइम में v1 टी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ये मैं समझा चुका हूं आपको। ऊपर वाले मीडियम में मान लो लाइट की स्पीड v1 है और टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? v1 टी। सो यहां पर वो v1 टी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। और आपको पता है, मान लो ये डेंसर है और ये रेयर है। मान लो जो ऊपर वाला विरल है, नीचे वाला सघन है। सो डेफिनेटली यहां की स्पीड कितनी है? v1 इसकी लाइट की, और इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है? v2। डेफिनेटली आपको पता है v1 ज्यादा होगी v2 से, क्योंकि आपको पता है लाइट विरल में तेज चलेगी, सघन में धीमे चलेगी। हमें पता है लाइट रेयर मीडियम में तेज चलेगी और डेंसर मीडियम में
स्लो चलेगी। मान लो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। मान लीजिए ऊपर वाले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है और नीचे वाले का अपवर्तनांक μ2 है, और डेफिनेटली नीचे वाला डेंसर है तो नीचे वाला का म्यू ज्यादा होगा ऊपर वाले के म्यू से। सो जो जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होता है उतना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नीचे वाला ज्यादा डेंसर है ऑप्टिकली और इसीलिए उसका म्यू ज्यादा है। सो म्यू2 ज्यादा है म्यू1 पे, और जहां जो डेंसर है वहां स्पीड कम होगी, इसीलिए v2 छोटा है v1 से। एनीवे ये बेसिक्स है जो रे ऑप्टिक्स पे बताए जाते हैं। एनीवे ये यहां से यहां तक पहुंचा टी टाइम में, और ये कहां पहुंचेगा टी टाइम में? ये टी टाइम में किस स्पीड से चलेगा? v2 स्पीड से, जो कि कम है। ये v2 स्पीड से चलेगा जो कि कम है, क्योंकि दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कम है, तो वो टी टाइम में थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे? v2 स्पीड इंटू टी टाइम का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसका यहां से एक आर्क बनाएंगे, यहां से एक आर्क बनाएंगे जो v2t बराबर होगा, और ये यहां पहुंच चुका है। तो हमें पता है जो नया वेव फ्रंट है वो इसके टेंजेंट और इसको जोड़ने पे बनेगा। डेफिनेटली ये होगा कौन सा वेव फ्रंट? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये कौन सा है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये आपतित तरंगाग्र है और ये अपवर्तित तरंगाग्र है, और आपको पता लग गया कैसे। यहां की डिस्टेंस v1t डिस्टेंस दूर पहुंची, और इसी में जो एक और पॉइंट है उसकी डिस्टर्बेंस v2t पहुंची, तो डेफिनेटली इसी आर्क पे पहुंची। इस पे जो टेंजेंट है और इसको जोड़ दिया और ये हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिला। और आपको पता है ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये अपवर्तन कोण होगा। तो यहां से हमें ये चीज थोड़ी सी पता लगी। ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, ये 90 है, ये 90 है। तो अगर आप यहां पर साइन आई कर देंगे, वैसे मैं डिराइव नहीं करना चाहता था बट अब थोड़ा बन गया तो कर देता हूं। साइन आई क्या होगा? v1t बाई बेस, इस बेस का नाम ए बी रख देता हूं, बाई ए बी, और वहीं पर साइन आर क्या हो जाएगा? v2t बाई बेस ए बी, और यहां से साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ये टी कट गया, ए बी कट गया, v1 बाई v2। और आप जानते हैं v1 बाई v2, क्योंकि v और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो v1 बाई v2 क्या हो जाएगा? μ2 बाई μ1, और ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। और ये कौन सा है? स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स का नियम है, स्नेल्स लॉ। तो यहां से हमें प्रूव कर लिया स्नेल्स लॉ, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमें समझ में आ गया। सो होपफुली क्या वो तो रही है, वो सीरी आ जाती है बीच में, कोई बात नहीं, अच्छा पर हो रही थी, कोई बात नहीं, मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, या भी कर दो, जोड़ लेंगे ना, कोई बात। ये तो चल रहा है, तो अभी समझ में आ गया। और स्नेल का नियम क्या हो गया? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला पार्ट हम लोगों ने प्रूव कर लिया वेव ऑप्टिक्स से। और एक और चीज देख रहे हैं आप, ये थोड़ा इधर को बेंड हुई, स्पीड के घटने से वो बेंड हुई नॉर्मल की तरफ। शायद यही कारण है स्पीड के, तो रिफ्रैक्शन का मेन कारण कौन है? स्पीड का बदलना। और वो रे ऑप्टिक्स नहीं समझा रहा है, वेव ऑप्टिक्स समझा रहा है। और यही था जो हाइजेन चीख के बोल रहा था कि देखो स्पीड घट जाएगी या बढ़ जाएगी, उसी के कारण नॉर्मल की तरफ बेंड होती है लाइट, या नॉर्मल के अवे बेंड होती है लाइट की रे। अगर रे मानी जाए, जो कि रे तो होती ही नहीं है, इमेजिनरी रे बनाई जाए तो एक्चुअली बेंडिंग ऑफ रे डेंसर में नॉर्मल की तरफ और रेयर में नॉर्मल के अगेंस्ट, वो वेव ऑप्टिक्स ने एक्सप्लेन किया। जो कॉर्पुस्कुलर थ्योरी थी न्यूटन की, या उस समय जो रे ऑप्टिक्स और मॉडिफाई होकर सामने आई थी, उसको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि क्यों रिफ्रैक्शन में लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती है जब रेयर से डेंसर पे जाते हैं, और क्यों वो
नॉर्मल से दूर बेंड होती है जब हम डेंसर से रेयर में जाते हैं। वो तो वेव ऑप्टिक्स के बाद पता लगा, तो रे ऑप्टिक्स में भी लिखने लग गए इसलिए होता है, बट रे ऑप्टिक्स को पता ही नहीं था इसके बारे में। फाइन, तो यहां से हमें पता लगा, देखो आप देख रहे हो ये रे ऐसे और ये थोड़ी बेंड हो गई। बेंड क्यों हुई? कम स्पीड थी, सेम उस पे आना था तो थोड़ा बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। और वहीं पर अब मैं बनाना नहीं चाहूंगा, अगर यहां पर डेंसर होता, यहां डेंसर होता तो ये कम होता, V1T, V1 स्लो होता क्योंकि डेंसर में स्पीड कम होगी, और यहां स्पीड ज्यादा हो जाती, टी टाइम में ज्यादा ट्रेवल कर जाता, तो इस बार यहां आर्क बनता, इस बार देखो जो आर्क बनता तो कुछ ऐसा जाता और अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता। समझ आ गया होगा? तो हमें ये भी क्लियर हो गया कि किस तरह से वेव ऑप्टिक ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को समझाया। अब आप पूछेंगे सर आपने अभी ये दोनों पार्ट्स बता रहे हैं, आप बताना क्या चाह रहे हैं? यार मैं हर जगह पे बताना चाह रहा हूं कि अगर प्राइमरी वेव फ्रंट पता हो तो सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनाई जाती है। प्राइमरी वेव फ्रंट पे टी टाइम में एक पॉइंट की डिस्टर्बेंस जितनी दूर पहुंचेगी, उस वेव फ्रंट पे कोई भी और पॉइंट की डिस्टर्बेंस टी टाइम में जो भी उस मीडियम में स्पीड है इनटू टी से उतना डिस्टेंस दूर पहुंचेगी, और उन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाती है। तो इसी की बेस पे हमने इंसिडेंट जो वेव फ्रंट था उससे एक बार रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाई, और इंसिडेंट वेव फ्रंट से एक बार रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाई। तो ये भी क्लियर हो गया। सर हमें दिमाग में रखना क्या है? कुछ नहीं यार, एक तो ये रखो कि वेव ऑप्टिक्स से प्रूव कर सकते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरा ये याद रखो कि जो भी प्राइमरी वेव फ्रंट है वो रेस के परपेंडिकुलर होगी हमेशा। तीसरा ये याद रखो कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट पे कोई भी दो पॉइंट चुन लो, एक जितना पहुंचेगी जितनी दूर पहुंची टी टाइम में वो VT दूर पहुंचेगी, दूसरे को भी VT दूर पहुंचना है तो आर्क बना लो, उनको जोड़ दो तो आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाएगा। और वो कौन सा होगा? रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड। अगर सेम में वापस आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड, और दूसरे मीडियम में जा रहा है तो रिफ्रैक्टेड। तो ये कंक्लूड किया है मैंने यहां पर हल्का सा, और मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा इसको एक बार और सुनना। बस हाँ, मुझे थोड़ा सा शॉर्ट रखना पड़ेगा ड्रॉपर पे पर्सपेक्टिव में। ड्रॉपर के पर्सपेक्टिव में नीट और जे में आप पूरी डेरिवेशन नहीं कर सकते इस समय, क्योंकि अब आपको और भी बहुत सारी चीजें बतानी है। यहां तक हो गया क्या? साथ में मैं एक पॉइंट यहीं पर जोड़ दूंगा जो बेसिक्स का एक पार्ट है, और वो ये यार V1/V2 अभी हमने पढ़ा। V1/V2 लाइट की स्पीड एक मीडियम में और डिवाइड बाय दूसरे मीडियम में, और V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, न्यू λ1 बाई न्यू λ2। और जो फ्रीक्वेंसी न्यू है कभी V इक्वल टू न्यू लैम्डा होती है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, और सोर्स एक ही था। और अगर सोर्स एक ही है तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी दोनों में। हाँ, लैम्डा अलग अलग होंगे, न्यू कट गया, साफ पता लग रहा है V1/V2 इक्वल टू λ1/λ2। ये एक और एस्पेक्ट आप समझ लें, दैट इज स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसे भी समझ लें। तो जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां लाइट की वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, जहां स्पीड कम होगी वहां लाइट की वेवलेंथ भी कम होगी। अगर मैं इस पूरी चीज को कंक्लूड करूं तो बहुत भारी और सबसे इंपॉर्टेंट और लॉजिकल लाइन मेरे मुंह से जो निकल रही है वो ये है, अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो वहां का म्यू ज्यादा होगा। म्यू ज्यादा है क्योंकि ऑप्टिकल डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है तो वहां स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, और स्पीड ऑफ लाइट अगर कम हो गई तो वहां वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। इसका उल्टा भी सही है, ये तो इतना सा याद कर लो। डेंसर ज्यादा, म्यू ज्यादा, स्पीड कम, लैम्डा कम, फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करता है। अगर सोर्स वही रहेगा फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी को अगर बदलना है तो सोर्स को बदलना पड़ेगा। मुझे लगता है ये सुपर बेसिक आपके दिमाग में जिंदगी भर रहना चाहिए, इनफैक्ट नीट और जेईई पे तो बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर ये भी खत्म हो गया। जैसे ये भी कर लिया आप लोगों ने, अब हम देखेंगे कि जो प्लेन वेव फ्रंट है, जो समतल तरंगाग्र है, अगर वो एक प्रिज्म में से जाए या एक लेंस में से जाए या एक मिरर की तरफ भेजा जाए तो हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या मिलेगा, किस शेप का सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा। तो सबसे पहले ये रहा प्रिज्म, और इस प्रिज्म में ये रहा मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट जो कि प्लेन वेव फ्रंट है,
और इस प्लेन वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट की डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल करेगी। थोड़ा स्पीडीली बता रहा हूँ, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंच गया मान लो टी टाइम में, और रास्ते में एयर ही मिला उसे, ये पॉइंट थोड़ा पीछे पहुंचेगा क्योंकि बीच में प्रिज्म का मटेरियल डेंसर मिल गया, और डेंसर में यहाँ स्पीड कम हो गई उसकी, तो ये टी टाइम में थोड़ा पीछे ही पहुंच पाया। यहाँ ये और थोड़ा पीछे पहुंचेगा क्योंकि और ज्यादा बड़ा रास्ता प्रिज्म के अंदर काटना पड़ा, जो कि स्पीड और कम हो गई, यहाँ स्पीड कम थी तो इसलिए और पीछे रह गया टी टाइम में, और ये वाला सबसे पीछे रह गया क्योंकि सारा का सारा प्रिज्म पर ट्रैवल किया, इसलिए जो वेव फ्रंट बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो जो प्लेन वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरह से झुकी हुई वेव फ्रंट बनेगी। तो हमें डेफिनेटली प्लेन वेव फ्रंट जो था वो और ज्यादा भी कर सकते हैं, जिससे और ज्यादा प्रोनाउंस देखे आपको पता लगे कि वो क्या है। ये रेस बनाई है मैंने, और ये ऐसे यहाँ पूरा एयर में दूर गया, यहाँ प्रिज्म का छोटा सा एरिया थोड़ा पीछे, यहाँ प्रिज्म ज्यादा आया और पीछे, यहाँ पूरा प्रिज्म आया और पीछे, और इस तरह से। मुझे लगता है समझ आ गया होगा, क्योंकि एयर में स्पीड ज्यादा है लाइट की, और प्रिज्म मटेरियल में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा डेंसर है वहाँ स्पीड कम हो गई। जितना ज्यादा प्रिज्म में से जाएगा उतना पीछे रह जाएगा टी टाइम में, क्योंकि ज्यादा उसे स्लो स्पीड से चलना पड़ा। यस एनीवे, नेक्स्ट अगर लेंस आ जाए तो अब ये लेंस में प्लेन वेव फ्रंट आप समझ गए होंगे। यहाँ पूरा एयर है, यहाँ पहुंच गया, यहाँ थोड़ा सा टुकड़ा लेंस मटेरियल का जो कि डेंसर है तो थोड़ा पीछे रह गया, यहाँ और ज्यादा और पीछे, यहाँ सबसे ज्यादा सबसे पीछे, यहाँ फिर थोड़ा कम हो गया थोड़ा आगे, यहाँ थोड़ा कम हो गया और आगे, यहाँ पूरा एयर में सबसे आगे। तो आपको समझ में आ गया होगा इस तरह का वेव फ्रंट बनेगा जब हम प्लेन वेव फ्रंट एक लेंस में से भेजेंगे। अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास मिरर है, कनकेव मिरर। अगर प्लेन वेव फ्रंट आया तो ये यहां से प्लेन वेव फ्रंट में आपको पता है यहां से अगर एक दो तरीके, या तो रेज बना लो, इसके परपेंडिकुलर रेज बना लो, जो भी पैरेलल रेज है कहां मिलती है, फोकस पे, और अगर फोकस पे बन रही है तो इनके परपेंडिकुलर क्या होगा, दूसरा वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो कि इन रेज के परपेंडिकुलर ऐसे बना ले, ये भी समझ में आता है। और दूसरा तरीका है, ये कम गहराई में अंदर गया तो ज्यादा बाहर निकल कर आया, ये बहुत अंदर गहराई में गया थोड़ा ही बाहर निकल पाया, ये सबसे ज्यादा गहराई में अंदर गया और कम बाहर निकल पाया, और ये फिर थोड़ी कम गहराई में तो ज्यादा बाहर निकल कर आया, ये और कम गहराई में तो और बाहर निकल कर आया, इसलिए ऐसा शेप रहा। सो ये हमें पता लगा कुछ इस तरह से भी। तो होपफुली ये भी हमें पता लगा। तो अगर रेज कैसी हो, इस तरह की, तो अगर कहीं पर रेज इस तरह की हो तो आप देख रहे हैं कि अगर कभी हम लोग को रेज इस तरह की दिख रही है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, यहाँ का परपेंडिकुलर, यहाँ के परपेंडिकुलर, यहाँ के परपेंडिकुलर, ये वाला वेव फ्रंट। अगर रेज ऐसी हो, डाइवर्ज हो रही हो, ये कन्वर्जिंग रेज है, कन्वर्ज कहीं एक जगह पे मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जिंग है। सो कन्वर्जिंग रेज, और उसके कारण ये जो वेव फ्रंट है वो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है, ये डाइवर्जिंग है, बाहर फैल रहा है, एक पॉइंट से बाहर को फैल रहा है। तो इसका जो परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बनेगा हर जगह पे, परपेंडिकुलर ऐसे बनेंगे, इसके इन तीनों के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो ये कौन है, ये डाइवर्जिंग रेज है। कौन सी है, डाइवर्जिंग रेज। और अगर ये डाइवर्जिंग रेज है तो जो वेव फ्रंट होगा वो भी कौन सा होगा, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। तो हमें पता लगा कि दो तरह के वेव फ्रंट्स भी हो सकते हैं, इस तरह से और इस तरह से। तो ये भी हमें एक और पॉइंट पता लगा। तो फिलहाल अभी मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा आज के लेक्चर को। अगला जो हिस्सा है मैं बहुत जल्दी एक दिन में ही, कल रात को ही बना दूंगा, परसों तक पहुंचा दूंगा। और बीच में ही इसी दौरान में आपको रे ऑप्टिक्स का भी पहला वीडियो मिल जाएगा। प्लीज़ इसे बार बार रिवाइज करें। अगर कोई भी डाउट आता है आप नीचे कमेंट में भेज सकते हैं डाउट्स, और मोस्ट वेलकम। आज मैंने हिंदी में भी बोला है, तो हिंदी वालों थोड़ा सा जो इतना टाइम लग गया आपके लिए भी मुझे वीडियोस बनाए थे, लेकिन मेरी बहुत सारी क्लास चल रही है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हैव अ नाइस डे, एंजॉय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।